हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू वन मोर वीडियो। आज के हमारे इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम लोग थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग इस टॉपिक के बारे में कुछ सीखने वाले हैं। नाउ फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, हम लोगों ने समझा था कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस वैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो फाइनेंशियल इन नेचर होते हैं, विच हैव एन इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एज वेल एज इट्स पोजिशन। अब जो भी ट्रांजैक्शंस मनी के टर्म्स में हमारे बिजनेस के अंदर होने वाले हैं उसका अकाउंटिंग करना ज़रूरी है। बट अकाउंटिंग करते वक्त हमें एक सर्टन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, और वही सारे रूल्स, वही सारे प्रोटोकॉल्स को हम लोग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं। आज के हमारे इस पर्टिकुलर सेशन में हम इन्हीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में अच्छे से समझेंगे। एक बार आपके रूल्स क्लियर हो गए तो आपके लिए अकाउंटिंग की जर्नी पे आगे बढ़ना काफ़ी आसान हो जाएगा। अब ये जो हमारे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये सारे प्रिंसिपल्स को आईसीएआई ये अथॉरिटी ने नोटिफाई किया है। आईसीएआई का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अब ये जितने भी जीएएपी इशू किए गए हैं उसके कुछ 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहले उन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं और उसके कुछ मीनिंग को भी समझते हैं। पहला पॉइंट बताया गया है दैट ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, विच मीन्स जहाँ जहाँ पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, जिस भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग होगी, वहाँ पे इन प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड अकाउंटिंग हो या फिर वो नॉन इकोनॉमिक अकाउंटिंग क्यों ना हो। सेकेंड बोला गया है इट स्टैंडर्डाइजेस द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। आज जहाँ जहाँ अकाउंटिंग होगी, अकाउंटेंट्स एज वेल एज जो इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को पढ़ता है, उन दोनों के लिए ये कॉमन सेट ऑफ रूल्स है, राइट। तो अगर हम लोगों को इन प्रैक्टिसेस के बारे में नॉलेज होगी तो हमारे लिए अकाउंटिंग करना एंड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। नाउ थर्ड पॉइंट भी सेकंड से ही लिंक्ड है। अगर हम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को एक पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइज मैनर में करते हैं और उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू अगर हम कुछ कंपैरिजन करना चाहें तो वो कंपैरिजन्स ईजिली हो सकते हैं। नाउ जस्ट फॉर योर रेफरेंस, कंपैरिजन्स हम ब्रॉडली 2 तरीके से करेंगे। एक होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन और एक होता है इंटर फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म का मतलब ये है कि आप इस पर्टिकुलर बिजनेस को इसके पास्ट पीरियड के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहे हो। जैसे आपने इस क्वार्टर के रिजल्ट्स को प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर किया या इस साल के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को पिछले साल के फाइनेंशियल रिपोर्ट से कंपेयर किया। वैसे ही आप इंटर फर्म कंपेरिजन भी कर सकते हो, मतलब आप एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से कंपेयर करना चाहते हो। अगर दोनों ही बिजनेसेस की अकाउंटिंग सेम सिस्टम्स एंड सेम रूल्स को फॉलो करते हुए प्रिपेयर की होगी तो ही ये कंपेरिजन करना पॉसिबल हो सकता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज डन फॉर एन एंटिटी। अब ये एंटिटी अलग अलग फॉर्म में भी हो सकती है जिसके बारे में हम बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ेंगे, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनीज। इन सारे ही अलग अलग टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे उनका अकाउंटिंग करना हमें ज़रूरी है। एंड जब जब अकाउंटिंग करेंगे तो ये जीएएपी को फॉलो करना भी उतना ही ज़रूरी है। बट वाइल देयर इज गोइंग टू बी अ सर्टेन लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसका इन रूल्स को फॉलो करना तो मैंडेटरी ही होता है। ठीक है, तो आई होप विद दैट आपको ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझ में आ गए होंगे। नाउ व्हेन वी मूव अहेड, हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। ऑन वन साइड वी हैव अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड ऑन द अदर वी हैव अकाउंटिंग कन्वेंशंस। हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, बट कन्वेंशंस होता क्या है उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। Now, when we read the definition of accounting concepts, it is described as fundamental propositions within which accounting operates, enables the users of financial statements to understand them better. जैसे हमने आगे की स्लाइड पे भी चर्चा की थी कि अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स के अंदर ऑपरेट करते हैं। तो अकाउंटिंग करते वक्त हम अगर इन सारे रूल्स को फॉलो करेंगे तो उसके थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना और उन्हें समझना हमारे लिए आसान हो जाता है, और इन्हीं रूल्स को हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ऑन दी अदर साइड अगर हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में बात करेंगे तो उधर लिखा है आउटकम्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अंडरगो अ चेंज फ्रॉम टाइम टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है ना वो हमें एक फ्रेमवर्क बताता है कि इन रूल्स में रह के आपको ये काम करना है। बट जब आप इस फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं, मतलब अकाउंटिंग का प्रोसेस करते हैं, तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस हो सकते हैं, और उन चैलेंजेस के साथ किस तरीके
तरीके से आपको डील करना है या फिर इन सर्कमस्टांसेस में अकाउंटिंग किस तरीके से करनी है, उसकी क्लैरिटी हमें कन्वेंशन से मिलती है। टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेंशन मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अब 2017 में हमारे कंट्री के अंदर एक नया सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स आया जो कि था गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब टैक्सेशन तो हमारे कंट्री में पहले से था, बट गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी आने से पहले हमारे टैक्सेस के सिस्टम कुछ अलग थे। तो पहले अकाउंटिंग उन टैक्सेस के हिसाब से होती थी, उसकी वैल्यू या टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका उस सिस्टम से था। जीएसटी आने के बाद ये सिस्टम चेंज हुआ। तो जैसे जैसे हमारे एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आएंगे, बिजनेसेस के अंदर कोई स्ट्रक्चर्स बदलेंगे, तो हमें अकाउंटिंग के प्रोसीजर को भी थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, और इन सारे मॉडिफिकेशंस को हम कन्वेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। तो आई होप आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ये दो टर्म्स का मीनिंग अच्छे से समझ में आया होगा। एज आई सेड, हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कुछ 3 फीचर्स के बारे में भी हमें बताया गया है। पहला फीचर जो है वो बताया गया है दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। अब जैसे साइंस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो तो नेचर के द्वारा या फिर यूनिवर्स के द्वारा डिफाइन किए होते हैं, उसे हम सिर्फ डिस्कवर करते हैं, उसे हमने क्रिएट नहीं किया है। जैसे ग्रेविटी तो हमें अर्थ में हमेशा से थी, हमने सिर्फ ग्रेविटी के प्रिंसिपल को डिस्कवर किया। सिमिलरली यहाँ पे जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, ये कोई नेचुरल प्रिंसिपल्स नहीं है, सारे के सारे मैन मेड प्रिंसिपल्स हैं। मतलब हमने अपने पास्ट एक्सपीरियंस और हमारे प्रॉब्लम्स के थ्रू उसका एक सोल्यूशन डेवलप किया है, डिस्कवर किया है, और सो दैट ये जो प्रॉब्लम हमें महसूस हो रही थी वो बाकी अकाउंटेंट्स को महसूस ना हो। इस वजह से बोला गया है बेस्ट पॉसिबल सजेशंस बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। हम लोगों ने जब बिजनेसेस ऑपरेट किए, बिजनेस चलाने के बाद जब ट्रांजैक्शंस हुए, जब हमें ट्रांजैक्शंस नहीं याद रहते थे, तो हम लोगों ने सोचा कि इन सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। जब हम लोगों ने गवर्नमेंट ने टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, तो टैक्स इंसान ने सही भरा है या नहीं भरा, उसको कंप्यूट करने के लिए उन्होंने एक तरीका निकाला, और उसी के बेसिस पे हमने उस प्रॉपर तरीके को कंपलसरी बना दिया, यूनिफॉर्म बना दिया। अब ये सारे प्रैक्टिसेस हमने ही डेवलप की हैं, इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि ये एक इवॉल्विंग फील्ड है। ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकंड फीचर, इट मेंशंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। अभी कुछ ही देर पहले हमने अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में कुछ बात की थी, और ये भी समझा था कि जब जीएसटी आया था तब अकाउंटिंग करने का तरीके में थोड़ा सा बदलाव आया था। उसी तरीके से यहाँ पे भी बोला गया है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं। जो भी प्रिंसिपल्स हम आज क्रिएट कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से परमानेंट नहीं है। अगर हम चाहते हैं तो जैसे जैसे चीज़ें बदलेंगी, जैसे जैसे सिस्टम इवॉल्व होंगे, नए बिजनेसेस आएंगे, वैसे अकाउंटिंग का भी दायरा हम वाइडन करेंगे, उसके प्रिंसिपल्स में हम बदलाव लाएंगे। राइट, दैट मेक्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अ बिट फ्लेक्सिबल। तीसरा पॉइंट बोला गया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। जनरली एक्सेप्टेड का मीनिंग ये है कि जो जो इंसान फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करता है वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता ही है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब हम प्रिपेयर करेंगे तो उन स्टेटमेंट्स में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि है रेलेवेंस, ऑब्जेक्टिविटी एंड फीजिबिलिटी। अब इन तीनों टर्म्स को थोड़ा और समझते हैं। रेलेवेंस का मतलब आगे लिखा हुआ है यूजफुल टू द यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं होते, बट उससे उन्हें फ़र्क ज़रूर पड़ता है। जैसे कि इमेजिन कीजिए कोई बैंक ने कंपनी को लोन दिया है। अब बैंक का काम तो पैसा देना है, बट कंपनी किस तरीके से उस पैसे को यूज़ करती है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कंपनी क्या ये लोन रीपे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, ये सब इंफॉर्मेशन उनको चेक करने के लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ही डिपेंड करेंगे। तो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाएं उस पर्टिकुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इस यूज़र के लिए रेलेवेंट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हर बिजनेस अपने अपने अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट्स को बनाएगा तो फिर वो हमारे लिए रेलेवेंट बनेगा नहीं। इस वजह से जब प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे तो हर यूज़र को अपने मतलब की चीज़ मिल जाएगी। सेकेंड पॉइंट बोला हुआ है इट शुड बी ऑब्जेक्टिव। जब आप रूल्स को फॉलो करते हो ना तो पर्सनल बायस वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हर एक चीज़ को इवैल्यूएट करने के लिए, हर एक डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए आपके पास एक स्टैंडर्ड है, आपके पास एक बेंचमार्क है। तो जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं तो पर्सनल बायस ऑफ अकाउंटेंट्स पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाता है। तीसरा पॉइंट है फीजिबल। इसका एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट।
अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को जब हम फॉलो करेंगे तो हमारा पूरा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फीजिबल बनेगा, क्योंकि हम लोगों ने जो है वो एक सर्टेन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को समझते हुए एक पर्टिकुलर इंसान को अकाउंटिंग करने की जिम्मेदारी दी है। ये प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए ही हम रूल्स ला रहे हैं। रूल्स को लाना इसलिए ज़रूरी है ताकि हर एक इंसान अपने अपने तरीके से काम ना करे, एक सर्टेन प्रोटोकॉल के तरीके से ही काम हो, विच मेक्स दिस पर्टिकुलर फील्ड और दिस पर्टिकुलर वर्क लर्नेबल। आज रूल्स होंगे, आज प्रिंसिपल्स होंगे, आज कॉन्सेप्ट्स होंगे, तो हम आपको अकाउंटिंग करना सिखा सकते हैं, सो दैट ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना बने, ना ज़्यादा कॉस्टली बने। ठीक है, तो आई होप इसके साथ हमारे जो 3 फीचर्स है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ विल टेक वन स्टेप फर्दर, जहाँ पे इस चैप्टर के मेन मसाले पे आ जाता है। Now the main or core aspect of this whole chapter is to learn about these 14 important accounting principles. इन 14 principles को हमने 2 baskets में broadly divide कर दिया है। On one side we have fundamental assumptions, जिनको basic fundamental principles भी बोलते हैं, जिसमें 3 principles आते हैं, and then we have 11 other accounting principles. हर एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, बट आपको ये चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमने 2 बास्केट्स बनाए तो बनाए क्यों। जब हम फंडामेंटल अजम्पशंस की बात करते हैं, जिसमें 3 प्रिंसिपल्स है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल, इन तीनों प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल इसलिए बोला जाता है बिकॉज जब जब किसी बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे, हम अज्यूम करते हैं कि ये 3 प्रिंसिपल्स तो बेयर मिनिमम फॉलो हुए ही होंगे। ठीक है, इसमें कोई स्कोप ऑफ स्पेक्यूलेशन नहीं है, ये सर्टेन है कि ये 3 प्रिंसिपल्स तो फॉलो होंगे ही होंगे। लेकिन अगर इन प्रिंसिपल्स को हमने फॉलो नहीं किया है तो ही हमें जाके स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि ठीक है, हमने अकाउंट्स के इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते वक्त इन तीनों में से कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो नहीं किया। अब ऐसा हम क्यों करेंगे, क्यों हम ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगे? क्योंकि हो सकता है कि हमारे बिजनेस के जो सर्कमस्टांसेस है उसमें कोई ऐसा चेंज आया है जिसको डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर हम लोगों ने इन 3 अजम्पशंस को फॉलो नहीं किया तो उसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न होगा और उस रीज़न को बताना ज़रूरी है। तो जब आप इन बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करो तो अच्छी बात है, वो तो अज्यूम्ड ही है, बट अगर आप इन 3 चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हो तो हमें उसका रीज़न भी अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा, सो दैट हमारे जो यूज़र्स हैं, जो इस इंफॉर्मेशन को पढ़ने वाले हैं, उनको इस चीज़ के बारे में पता चले। ठीक है, तो अब हर एक प्रिंसिपल को इंडिविजुअली हम कवर करते हैं and will take things forward. अब हमारा पहला फंडामेंटल अजम्पशन बन जाता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। आज हम लोग जब एक बिजनेस को शुरू करते हैं तो बिजनेस की शुरुआत हम इस इंटेंशन से करेंगे कि बिजनेस तो काफ़ी ही लंबे समय तक हम चलाने वाले हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम बिजनेस जो है वो 1 साल या 2 साल में बंद कर देंगे। तो हमारा अजम्पशन ये चलता है दैट बिजनेस इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर अ फोरसीएबल फ्यूचर एट द सेम लेवल ऑफ ऑपरेशंस, या फिर हम इन ऑपरेशंस को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। अब बिकॉज बिजनेस की लाइफ आपने एक तरीके से इन्फिनिटी बता दी है, तो जो भी आपके आउटफ्लोज होते हैं, जो भी आपके खर्चे होते हैं, उन खर्चों में हमें डिविजन्स करने पड़ेंगे, क्लासिफिकेशंस करने पड़ेंगे। जब हमने इसके प्रीवियस चैप्टर में डिस्कशन किया था अबाउट टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, हमने ये देखा था कि अगर किसी खर्चे का बेनिफिट हमें 12 महीने से ज़्यादा मिलता है तो उस खर्चे को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और इस कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमारे बिजनेस में असेट बिल्ड होते हैं। राइट, एट द सेम टाइम अगर कोई ऐसा खर्चा है जिस खर्चे का बेनिफिट हमें 12 महीने के अंदर अंदर ही मिल जाने वाला है, तो उस खर्चे को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो the reason why we are splitting these 2 types of outflows into capital and revenue is because of this particular assumption. ठीक है, अब इस particular assumption को एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं। आज अगर हमने हमारे बिजनेस की फैक्ट्री में एक 10 लाख का मशीनरी परचेज किया है और हम ऐसा मानते हैं कि इस मशीनरी को हम 5 साल तक इस्तेमाल करेंगे, तो आज मेरे जेब से 10 लाख रुपए जा रहे हैं, आउटफ्लो मेरा 10 लाख रुपीज़ का हो रहा है। बट क्या ये 10 लाख रुपीज़ का आउटफ्लो मेरा करंट ईयर का खर्चा है? द आंसर इज नो। जब मैं असेट को परचेस करता हूँ तो 10 लाख का जो मेरा आउटफ्लो है वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। बट बिकॉज इस 10 लाख के आउटफ्लो को मैं 5 सालों तक एंजॉय करूंगा, तो अगर मैं पर ईयर कितना फ़ायदा एंजॉय कर रहा हूँ उसका गिनती लगाऊं तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 गिव्स मी अ वैल्यू ऑफ 2 लाख रुपीज़। मतलब एक तरीके से मैं ये बोलना चाहता हूँ अपने यूज़र्स को कि भले आज मैंने 10 लाख रुपए खर्च किया है, बट इस 10 लाख में से मैंने इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 2 लाख का असेट यूज़ किया है। तो 2 लाख
जो अमाउंट मेरी आई उसको मैं डेप्रिसिएशन बोलता हूँ, एंड वो मेरा इस साल का रेवेन्यू खर्चा है। द बेनिफिट दैट आई एंजॉयड इन द करंट ईयर इज माई डेप्रिसिएशन, जो 2 लाख की वैल्यू है, और जो मैंने असेट परचेज किया है वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो ये रेवेन्यू एंड कैपिटल में जो मैं डिफरेंशिएशन कर पा रहा हूँ वो डिफरेंस सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल की वजह से हो रहा है कि मैं अज्यूम करता हूँ कि बिजनेस की लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है। नाउ मूविंग अहेड, व्हेन आई मूव टू द नेक्स्ट अजम्पशन, इट इज़ द कंसिस्टेंसी अजम्पशन। अब कंसिस्टेंसी अजम्पशन ये कहता है कि आपने जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज़ को बिजनेस में अप्लाई किया है एंड उसी के बेसिस पे आपने जो अकाउंटिंग की है वो साल दर साल सेम रहेगी, उसमें किसी तरीके से चेंज नहीं आएगा। राइट अब इससे होता क्या है, जब आपने सेम रूल्स को फॉलो करते हुए 2 साल की अकाउंटिंग की है तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारे लिए कंपेरेबल बनती है, हमारे लिए उसे समझना थोड़ा ईजी हो जाता है। नाउ जब रूल्स सेम रहेंगे तो हमारे लिए किसी भी तरीके का बायस आना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में एलिमिनेट हो जाता है। सो वी आर एलिमिनेटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ पर्सनल बायस एंड वी आर मेकिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स मोर कंपेरेबल। ठीक है, जब सेम रूल्स एंड सेम प्रोटोकॉल्स एंड सेम टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए अकाउंटिंग जब होगी तो सारे इन्फॉर्मेशन को हम 2 सालों के लिए कंपेयर कर पाएंगे। नाउ ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस में किसी तरीके का चेंज ना आए, बट अगर बिजनेस में किसी प्रकार का चेंज आ रहा है तो उस चेंज के वजह से जो उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट आता है बिजनेस पे, उस फाइनेंशियल इम्पैक्ट को भी हमें स्पेसिफिकली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और ये चेंजेस हम लोग अकाउंटिंग में कब लेके आएंगे? ओनली तब जब हमें किसी लॉ में चेंज दिखने को मिलता है या फिर इस चेंज को इंट्रोड्यूस करने से हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मीनिंगफुल बनता है। राइट अब जैसे हम लोगों ने लास्ट एग्जाम्पल में जब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पढ़ा था, वहाँ पे डेप्रिसिएशन के बारे में एक सिंपल टेक्निक देखी थी कि 10 लाख का असेट मैं 5 सालों तक इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट गिव्स मी अ वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। अब ये जो मेथड है ना डेप्रिसिएशन का, इसे हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बोलते हैं। बट इस मेथड के अलावा भी अलग अलग तरीके होते हैं डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट करने के या स्टॉक की वैल्यू मेजर करने के। बट हम लोगों ने एक बार जो मेथड या एक बार जो टेक्निक डिसाइड करी, वही टेक्निक को हम साल दर साल फॉलो करेंगे, वो ये प्रिंसिपल हमें बताने की कोशिश कर रहा है। और अगर हमने हमारी टेक्निक चेंज की है तो उस चेंज होने के वजह से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे जो इम्पैक्ट पड़ा है उसको अलग से डिस्क्लोज करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। तो आई होप इसके साथ आपको कंसिस्टेंसी अजम्पशन भी समझ आया होगा। वी मूव टू द थर्ड अजम्पशन विच इज द अक्रूवल अजम्पशन। ऑलराइट, वी मूव टू द थर्ड assumption विच इज़ द accrual assumption। जब हम accrual assumption के बारे में बात करते हैं तो ट्रांजैक्शंस को हमें कब रिकॉर्ड करना है उसके बारे में ये assumption या ये प्रिंसिपल हमें कुछ बताता है। नाउ हमें ये समझ में आना चाहिए दैट ट्रांजैक्शंस जो हमारे होते हैं वो एक फाइनेंशियल ईयर में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं विच बिगिनस ऑन 1st of April ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर एंड इट एंड्स ऑन 31st of March। तो हमारा जो फाइनेंशियल कैलेंडर है वो अलग होता है फ्रॉम आर रूटीन कैलेंडर जो जनवरी टू दिसंबर चलता है। तो हमें जब जब एक ट्रांजैक्शन होता है तो ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो कैश नेचर का भी हो सकता है और वो क्रेडिट नेचर का भी हो सकता है। कैश नेचर का मतलब क्या? जहाँ पे ट्रांजैक्शन इमीडिएटली सेटल हो रहे हैं। लेट्स जस्ट से कि मैंने किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर को सामान बेचा, मैंने सामान दिया, सामने मुझे पैसे मिल गए, तो मैं सेल्स कब रिकॉर्ड करूँगा? आज रिकॉर्ड करूँगा क्योंकि मुझे इसके पैसे मिल चुके हैं। लेकिन अगर मैं उधारी पे सामान बेचता हूँ, अगर मैं सेल्स करता हूँ जो क्रेडिट पे किया हूँ और सामने वाला इंसान मेरा डेटर बनता है, तो क्या मुझे सेल्स आज रिकॉर्ड करनी चाहिए जिस दिन मैं गुड्स दे रहा हूँ और बिल बना रहा हूँ, या फिर जिस दिन मुझे पैसे मिलते हैं तब? सो द आंसर टू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन लाइज इन दिस अजम्पशन। यहाँ पे अजम्पशन हमें ये बोलता है दैट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू वेदर द अमाउंट इज एक्सचेंज्ड और नॉट। मतलब जब मैंने टाइटल या ओनरशिप ऑफ द गुड्स ट्रांसफर कर दी और जब मेरा ऑब्लिगेशन या राइट टू रिसीव पेमेंट एस्टैब्लिश हो चुका है, तब मुझे सेल्स रिकॉर्ड कर देनी है। सेम थिंग ऑल्सो अप्लाइज फॉर माई एक्सपेंसेस। ये चीज़ हमने आई थिंक लास्ट वाले वीडियो में भी कवर की थी। अगर आपके यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर इंसान काम करने के लिए आता है और आप उसकी मंथली सैलरी अगले महीने के 5 तारीख को पे करते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने उस महीने में पेमेंट नहीं किया तो आपका उस महीने सैलरी का कोई खर्चा नहीं हुआ।
तो आपका खर्चा या आपकी इनकम आप तब रिकॉर्ड करेंगे जब ट्रांजैक्शन हो जाना चाहिए था। पेमेंट हुआ या नहीं हुआ वो सेकेंडरी मैटर है, ठीक है। नाउ इसको मैंने 2 एग्जाम्पल से आपके लिए एक्सप्लेन किया है कि अगर आपने मार्च की सैलरी अप्रैल के महीने में दी है, अप्रैल का महीना मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर तो बदल जाएगा, बट फिर भी मार्च की सैलरी का खर्चा एज एन एक्सपेंस हम लोग मार्च के महीने में ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि मार्च में ही मेरा ऑब्लिगेशन टू पे एस्टैब्लिश हो चुका था। वैसे ही चीज़ सेल्स के बारे में भी हो सकता है, जो इनकम साइड पे आता है। अगर मैंने आज उधारी पे 1 मार्च को किसी इंसान को सामान बेचा है और अगर उसका पैसा मुझे 15 अप्रैल को मिलता है, जब फाइनेंशियल ईयर हमारा चेंज हो जाएगा तब मिलता है, तो भी मैं तो 1 मार्च को ही इनकम रिकॉर्ड कर लूँगा, क्योंकि मेरा राइट टू रिसीव द मनी एस्टैब्लिश हो चुका है, ठीक है। सो आई होप इसके साथ आपको अक्रूवल अजम्पशन जो है वो समझ में आया होगा। नाउ इधर तक हमने जो है वो फंडामेंटल अजम्पशंस एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बेसिक थियरी को कवर कर लिया था। इसके नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम बाकी के जो 11 प्रिंसिपल्स है वो कवर करेंगे एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में कुछ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन भी समझने वाले हैं। अगर वीडियो इधर तक अच्छा लगा हो और कॉन्सेप्ट समझ में आए हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कोई डाउट होता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कर देना, राइट। इसी तरीके से मैं और कंटेंट आपके लिए पब्लिश करता रहूँगा, सो दैट आपकी एग्जाम्स या आपकी स्कूल शुरू हो उसके पहले आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि ठीक है भाई मेरे को इतना तो समझ में आता है। प्लीज़ डोंट लुक एट दीज वीडियोज़ विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्लेसिंग द टेक्स्ट बुक। ये आपकी मदद करने के लिए है, सप्लीमेंट्री सोर्स है ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपको टेक्स्ट बुक तो रीड करनी ही पड़ेगी, एक्सरसाइज तो सॉल्व करनी ही पड़ेगी, वो मेहनत आपको अवॉइड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी ऑल फ्रॉम मी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।